इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा इशू जो डेकेड से चला आ रहा है और अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया इस इशू की वजह से परेशान है। बहुत से एंगल्स के हवाले से हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया इसके हवाले से क्या सोच रही है, वहां पर क्या हो रहा है और आगे ये मसला किस तरफ जाएगा। क्या इस मसले के हल होने के कोई चांसेस हैं? इसराइल जो कि एक अरसे से आइसोलेशन का शिकार था, अब तमाम ममालिक से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम होने की बात हो रही थी और हो भी गई थी। ऐसे वक्त में क्या इसराइल भी इसको अफोर्ड कर पाएगा? इन तमाम एंगल्स पर बात करेंगे। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज हमारे प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी शरीक हो रही है, आप उनको देख ही रहे हैं। वेरी वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ कनाडा एंड फ्रॉम पाकिस्तान। इंटरनेशनल पर्सनालिटी उनको कहा जाए तो ठीक होगा। सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, इसके अलावा राइटर एंड वेरी वेल नोन एंकर पर्सन, Mr. Tahir Gora. Thank you so much, Tahir Gora साहब, for joining my show. शुक्रिया शुक्रिया आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, आपने जो तमहीद बांधी वो बहुत अहम है। ये डेकेड पुराना मसला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो आजकल हो रहा है ये भी कोई नई बात नहीं, इस तरह पहले भी होता था। इससे आज से पहले जो सख्त तरीन जंग हुई वो 2014 को हुई। इसी तरह की मिसाइल फेंके हमास ने, इजराइल ने फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और ये हम सब जानते हैं कि मिसाइल को रोकने के लिए एक शील्ड बनाई हुई है इजराइल ने। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमास वाले ये जानते हुए अपने मिसाइल क्यों इतने ज़ाया करते हैं। दे नो इट वेरी वेल। मैंने एक बार यहाँ कनाडा में हमास के एक लीडर आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सालों पुरानी बात है। तो मैंने कहा जो इजरायली जूश ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो बहुत थोड़ी तादाद में दुनिया में, वो कोई मरने मारने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े हॉलोकॉस्ट की शक्ल में देखा हुआ है। और आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? तो मैं उनका, उस ज़माने में टेलीविज़न का ज़माना वाना इतना नहीं होता था, रेडियो प्रिंट मीडिया का होता था। तो मेरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था, तो मुझे कहने लगे, ब्रदर टर्न इट ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। कहने लगे कि तुम मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना करो, अगर ये हमारा अमन हो गया तो फिर हमारी ज़रूरत क्या होगी, फिर हम काहे के हैं, हमारा धंधा का है। वो इतने फ्रैंक, इतने ब्लंट थे कि मैं जैसे हिल गया। अच्छा, उन हकाइक को मैं पहले भी समझता था, एक अरसा दराज से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बात उन्होंने कोई करीब, मुझे याद पड़ता है 10 से 12 साल पुरानी है जब उन्होंने मुझे ये बात कही। तो मैंने ये सोचा कि ये सारे का सारा खेल तमाशा है। आज भी जब हम ये देख रहे हैं, दुख होता है। जो मासूम जाने हैं वो बेचारी इसमें मर रही हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। मैं तो ये कहूँगा बदकिस्मती से कि हमास वालों ने यरगमाल बनाया हुआ है आम मासूम लोगों को, और उनका काम ही होता है कि ये मरे और हमारा जो है ना कारोबार चले। अच्छा, ये काम आप देखिए आलिया, सिर्फ हमास का फ़लस्तीन की हद तक ही नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी ये जहादी कूते देख लें, ये आईसिस अभी बहुत वीक हो गए हैं, अभी भी मौजूद हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इनका भी यही काम होता था कि लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के खुद भी मरते थे और ज्यादातर लोग मरते थे। इन्होंने जहाद का जो कारोबार आईसिस ने चलाया, उससे पहले अलकायदा और तालिबान, आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि हमारे अपनी पाकिस्तान की जो अवाम है और आर्मी के जो लोग हैं, मिल मिला के 70-80 हज़ार इसी जहाद की भट्टी में बेचारे जले। तो आफ्टर ऑल इसकी फिर क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो आज भी आलिया हिल जाता हूँ जब पाकिस्तान की एक पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान के फ्लोर पे खड़ी होके कह रही हैं, मिस कदीर, कि भाई मैं खुद जहाद के लिए जाने को तैयार हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो जहाद कर नहीं सकती, मतलब आप फिट ही नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। आप किसी पर यंग को भेजे तो अपने बच्चों को फिर देखे ना। गरीबों के बच्चे उठा के, रेडियो वालों के बच्चे उठा के भेजे, तो ये तो कोई जहाद नहीं है ना। क्या स्पिरिट है और क्या। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ताहिर गोरा साहब जी। मैं इसमें एक सवाल भी अपना ऐड करना चाहूंगी। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो आपने आगाज किया, आपने कहा कि ये सूरत हाल है इस वक्त। ये बात आपने बिल्कुल सही की। पाकिस्तान पर आने से पहले जो हम बात कर रहे हैं,
मैं भी यही सोचती हूँ कि वहां पर जो पैलेस्टीन के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो तो मासूम है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस नाम पर कि हम इसको आजाद करवाएंगे, हालांकि उनको अच्छी तरीके से इल्म है कि जो पावर इस वक्त इजराइल के पास है वो उनके पास नहीं है और वो इसको नहीं जीत सकते। और उनके अपने भी बहुत ज्यादा इसके हवाले से मकासद हैं। क्या दुनिया को ये नजर आ रहा है? जब दुनिया को ये नजर आ रहा है तो जो सुपर पावर्स हैं, जो बाकी तमाम कंट्रीज हैं, वो कोई ऐसा सोल्यूशन उन देखिए ना, जोर जबरदस्ती से भी तो करवाया जा सकता है कि नहीं आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते। इसमें बच्चों के साथ ये होता है। देखिए बात ये है कि जंग जो होती है ना वो बड़ी खतरनाक शय होती है, उसमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहते। जहाँ तक फ़लस्तीनी अवाम की मासूमियत का सवाल है तो उससे खैर किसी को इनकार नहीं होगा। मैं बाय द वे बहुत साल पहले खुद भी वहाँ एक बार जा चुका हूँ। ये सारा मंजरनामा मैंने अपनी अच्छा। आंखों से देखा हुआ है वहाँ पे। मैं जंग का ज़माना तो नहीं था वो, जंग के हम्म। ज़माने में तो जाना बहुत ही रिस्की होता है, चाहे जर्नलिस्ट के। जी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उस वक्त कुछ फ़लस्तीनी लीडरों से पूछा, मैंने कहा कि आपकी किन से बनती है? चूंकि अल-फतह की हमास के साथ नहीं बनती, हमास वालों की अच्छा। किसी के साथ नहीं बनती, हिजबुल्लाह के साथ भी उनकी वो एक जो है ना रिलीजियस बॉन्डेज होने के बावजूद लीडरशिप का इतना घिनौना खेल है कि उनकी भी आपस में कभी बनती है कभी नहीं बनती। अच्छा, पीएलओ जो पैलेस्टाइन लिबरेशन जो हुआ करता था उससे ये अल-फतह निकले हुए हैं जिसके महमूद अब्बास साहब हैं। अब जी। वहां जी। पे मुझे अच्छी तरह याद है कि एक गजा की पट्टी है और एक वेस्ट बैंक है, बीच में एक कॉरिडोर सी है जो इजराइल के पास है। ठीक। अच्छा, वेस्ट बैंक वाले जानी दुश्मन है हमास के, हमास वाले जानी दुश्मन है वेस्ट बैंक में अल-फतह का है। अच्छा, जो सरकार है वो इस वक्त जो भी जैसी तैसी भी फलस्तीन अथॉरिटी की जो सरकार है वो फतह की ही है, महमूद अब्बास ही उसके प्रेसिडेंट है, लीगली ऑफिशियली वही उसके प्रेसिडेंट है। मैं से ये वजाहत कर रहा हूँ कि आपके सवाल के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि आफ्टर ऑल स्टेक होल्डर कौन है, मतलब दुनिया में किससे बात होगी। देखिए ना, जब कभी ऐसे ही मिली जुली बात है, पाकिस्तान से कोई ठीक। बात करना चाहता तो उनको समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करें या आर्मी से करें, कौन है डिसीजन मेकर, कौन है जो इंटरनेशनल बड़े बड़े फैसले करने वाला होता है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सारा मैंने जो अपनी आंखों से देखा, हालांकि वो अमन का जमाना था जब मैं गया था, तब भी वो मारा मारी इनकी आपस में ऐसी थी एड के नाम पे। $200 मिलियन उस वक्त आ रहा था यूरोप का, पैलेस्टाइन सपोर्ट फंड आ रहा था उसमें, उस पर ही ये मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं एक बड़ा ही संगीन वर्ड, उस पर ही एक दूसरे पर झपट रहे थे जो जो लीडर्स थे। इवन एक ही जमात के लीडर हमास के अंदर की के लोग ही अपने दूसरे लीडरों को मारने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि किसी तरह से कुल वो जो सपोर्ट फंड है उस पर हमारा कब्जा हो जाए। जब ये एटीट्यूड होगा, इस एटीट्यूड के साथ आप अपनी ही आवाम को यरगमाल बनाएंगे ना, यही यरगमाली वाला मामला हम कभी कभी पाकिस्तान में भी देखते हैं, अफगानिस्तान में भी देखते हैं, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में देखते हैं कि जो कारोबार करने वाले हैं जहाद के नाम पे वो भी आपस में लड़ रहे हैं उन मफादात की वजह से, और अवाम बेचारी उसमें मर रही है। यानी मैंने तो अमन के ज़माने में देखा कि उनकी ज़िंदगी की क्या हालत है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, जंग के ज़माने में जो आप कह रही हैं वो तो बुरी हालत होगी बड़ी सर ये जो, हाँ, तो जब मैंने आलिया अमन के ज़माने ये में जो आपने सारी बात भी डिटेल बताई है, जी जी, जी, प्लीज प्लीज आप प्लीज वो कैरी जब ऑन। आलिया, जब अमन के ज़माने में मैंने देखा कि अमन के ज़माने में इन बेचारों के लिए कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। भाई उन अमन के दिनों में जैसा तैसा भी चले अमन होता है, कोई इसराइली फौज तो वहां नहीं बैठी होती। इसराइली फौज तो ये कहती है कि हाँ आप ये पट्टी जरा पार करके दिखाएं फिर हम गोलियां बरसाएंगे। ठीक है, वो पट्टी के अंदर तो आप खुद ही बैठे हुए हैं ना, पट्टी के अंदर तो आप खुद ही बैठे हुए हैं। मैंने अभी कल ही एक अरब दोस्त को कहा, वो फोन पे थे, यहाँ इन्फ्लुएंशियल है कनाडा में, कहने लगे यार ब्रदर इनका आज़ाद हो जाए मुल्क तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा भैया मेरी भी ख्वाहिश है, इनका आज़ाद हो जाएगा तो 58 मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि पहले 57 कंट्रीज में कितनी दूध की नहरें बहा दी, कितना कि तुम लोगों ने अपने ही लोगों के लिए अमन और चैन कर दिया। कहने लगा नो ब्रदर टेल डोंट टॉक लाइक दैट, वो देखो अमेरिका सब कुछ करा। मैं फॉर गॉड सेक, अमेरिका के जब कभी इंटरेस्ट होते हैं कुछ करता है ना,
वो 24 घंटे तो नहीं आपके छोटे छोटे मामला पे कि गली मोहल्ले साफ करने हैं, वहाँ पे ग्वाले की दूध की सप्लाई किस तरह होनी है, इन चीज़ों पे अमेरिका के पास ना वक्त होता है ना उनका ये एजेंडा होता है। ये चीज़ें तो आपको खुद ही फिक्स करनी है ना। इंसानी समाज जो है वो तो आपको खुद बनाना है। एक्सक्यूज ऐसा है कि सारे का सारा ब्लेम गेम, सारे का सारा जिम्मेदारी का जो है खेल तमाशा वो दूसरे के सर पे डाल के खुद बरियो जिम्मा होना है। ये जो एटीट्यूड है, इससे हम बड़े बड़े जुलूस तो कर लेंगे, इससे दुनिया कायल नहीं होती। आपने अपनी अभी इस पीछे बात में कहा कि फ्रांस ने सीज़फायर की बात की, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कह दिया है और उनसे नेतन्याहू से, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बातचीत करते हुए कहा कि भाई इसको स्पीड अप करो, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये नहीं कह रहे कि भाई हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। वो बार बार कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक सोल्यूशन है, लेकिन 2 स्टेट जब पूरी की पूरी बनती है, अभी जो पैलेस्टाइन की जो रियासत है वो एक नीम ख्वांदा हालत में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उनकी एक छोटी मोटी सरकार भी है, वो एक इंटरनेशनल कंट्री के तौर पर यूएनओ में नहीं है। अच्छा, वो इंटरनेशनल कंट्री के तौर पर यूएनओ में अगर आने वाली सूरत बनेगी तो मैं दावे से कहता हूं कि एक फलस्तीन नहीं आएगा, एटलीस्ट 3 फलस्तीन तो मैं देख रहा हूं जो उनके अपने अंदर से ही मार धाड़ के नतीजे में निकलेंगे। अच्छा, ठीक है, हमास का एक अपना होगा सिलसिला। आज जब मैं और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दाग दिए हैं। अच्छा, हर कोई इस जहादी कारोबार में ये समझता है कि भाई मैं भी कोई अपना हिस्सा विस्सा डाल दूं। पहले ये होता था कि अरब ममालिक अब भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह ही रहे हैं, लेकिन उनके तो बहुत अच्छे तल्लुकात इजराइल के साथ हो चुके हैं। सऊदी अरब की भी अंदरूने खाना बातचीत चल रही है। सऊदी अरब और ईरान की भी अंदर में से बातचीत चल रही है। ईरान ही सपोर्टर हुआ करता था इनका, हमास वालों का, वो भी उतनी मदद नहीं देता। तुर्की वाले भी बात करते हैं, खराब करते हैं। तो ये जो गड़बड़ है, जो आपने इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की, पाकिस्तानी जो नारे लगा रहे हैं कि हम बड़ा कुछ कर देंगे, वो मैडम कहती हैं हम जहाद के लिए निकल जाएंगे, इससे फलस्तीन को क्या फायदा होगा, इससे फलस्तीनियों को क्या फायदा होगा? ठीक है, चले जाएं, जहाज पकड़ के फिर चले जाएं ना, पता चले कि आप वाकई मदद करना चाहते हैं। अच्छा, तुर्की वाले भी यही दाना डाल रहे हैं। तुर्की के सदर अर्दोगान भी अपनी आवाम को मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर खुश करने के लिए बातें करते हैं। तुर्की वाले भी कौन से कोई उनको $200 मिलियन भेज रहे हैं? वो भी तो नहीं भेज रहे ना। अच्छा, जो अरब कंट्रीज है उनकी मजबूरी है कि वो अरब की, लेकिन वो भी कोई खुल के, आप देख लीजिए, मुझे कोई मीडिया बता दीजिए कोई खुल के बातचीत कर रहे हो। इवन ईरान, जी बिल्कुल, इवन हालिया ईरान की भी कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आई है स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब इवन ईरान की, जो हमास और हिजबुल्लाह का पुराना साथी और फिनेंसर है, चूंकि इस दुनिया सबको इकट्ठे रहना है ना, मतलब दुनिया ग्लोबल विलेज है। जी जी, ठीक है, अमेरिका सब ये जो आपने बातें की, इससे मुझे जो मैं आपसे मजीद कुछ सवालात निकले। जिस तरह एक तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल समझ में बात आ रही है कि ये सारा असल में पैसे का खेल है। जिस तरह आपने कहा कि एक फलस्तीनी में देख रहा, मैं तो 2-3 देख रहा हूँ। आप देखिए कि पूरी मुस्लिम दुनिया को आप उठा के देख लीजिए, इसी तरह का किसी एक में कोई ऐसी यूनिटी आपको नजर आती है? एक दूसरे से किस तरीके से लड़ाइयां होती हैं, इसी तरीके से कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये होगा, और इजराइल वहीं का वहीं इंटैक्ट रहेगा, उसी तरह तरक्की करता रहेगा, उसी तरह सुपर पावर रहेगा। वो क्या होगा कि ये लोग आपस में लड़ लड़ के छोटे छोटे हिस्से बखरे उसके कर लेंगे। ये जो आपने भी बात की जहाद की, कि ये जो पाकिस्तान, या हम देख रहे हैं तैयब उर्दवान जो कि खलीफा बनने का ख्वाब देखते हैं, इस तरह की बातें ये इसलिए करते हैं कि ये अपने अवाम को जो है, मैं जहां तक समझती हूँ कि अपने अवाम के अंदर वो जो एक माइंडसेट बनाते हैं कि कोई ऐसा मौका है तो वो आगे जाके लड़ पड़े, अपनी जाने दे दें, और ये पीछे इनके बच्चे जो आप अभी बात कर रहे थे बाहर के मुल्कों में पढ़ते रहे। आपने कहा कि कोई किसी की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये क्लियर स्टेटमेंट इसलिए नहीं आई कि इन सबको भी ये इल्म है? और एक और बहुत बड़ी बात ये कि ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इस मर्तबा, तो ये हमास की तरफ से हुआ था, उस तरफ से रॉकेट पहले फेंका गया था। तो आप समझते हैं कि इस बात की वजह से जो है वो लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गलती इनकी अपनी है तो इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, मतलब दुनिया के पास भी कोई ना कोई जवाज, वो दुनिया भी ढूंढ रही होती है कि भाई हमें जवाज मिल जाए ताकि हमारे लिए पोजीशन लेना आसान हो जाए। तो जैसा कि ये जो रीसेंट मामला है शेख जरा के इलाके से शुरू हुआ,
ठीक है। उसमें उनका ये ख्याल था फ़लस्तीनियों का कि भाई यहाँ पर मस्जिद में इजरायली फौजी घुसे। अच्छा, ये कहानी काफ़ी, यानी एक ही स्क्रिप्ट है, काफ़ी अरसे से यही चला आ रहा है कि जी कभी मस्जिद अक्सा में वो फौजी बूटों समेत घुस गए तो हम अपने पट लेंगे, ठीक है ना जी, हमें अब आज़ादी चाहिए। हालांकि वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो आपने आज़ादी लेनी है या आपने अपनी रिलीजियस जगहों के एहतराम को बहाल करना है, मतलब ये है ना सोते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी हमने, अगर हमारे पास रिलीजियस जगह हमारे काबू में होती तो हमारे पास एहतराम भी होता। मैं फिर वही कंट्रोवर्शियल सवाल भी फेंकता हूँ, उसका जवाब भी खुद ही देता हूँ कि वो आपके पास जो आपकी रिलीजियस सेक्रेड प्लेसेस हैं उनका आपने क्या असर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दुनिया ये कह रही है कि भाई बात ये है कि जहाद का नाम तो दुनिया अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया कहती है बहुत हमने खुद वेस्टर्न वर्ल्ड ने जहाद को भी काफी स्पॉन्सर किया हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को, तो उन्होंने भी स्पॉन्सर करके देख लिया कि भाई इसका कितना फायदा वायदा निकलता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई ये किसी तरह से सीज फायर हो जाए। और सेकेंडली, मेरा ये गैस है, जो मैं देख भी रहा हूँ मीडिया में, जो मैं मुख्तलिफ हुकूमतों के बयानात भी देख रहा हूँ, चाहे अरब वर्ल्ड है, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे प्रिसाइजली अमेरिका है, सब वो चाहते हैं कि भाई इस टेंटे का मैक्सिमम हद तक खात्मा हो ही जाए तो अच्छा है। और वो समझते हैं कि दो वजूहात थी, एक तो ईरान है, ईरान जरा अब ठंडा हो रहा है क्योंकि ईरान तो टेबल पे बैठ रहा है ना अमेरिकन के साथ, तो फिर तो वो चाहते हैं कि ईरान को भी ये मैसेज दें कि भाई तुम अब ये बंद कर दो इनकी मदद करना। सीरिया इस काबुल नहीं रहा। जॉर्डन और मिस्र वो बिल्कुल बयानबाजी के अलावा कुछ करेंगे नहीं। सऊदी अरब और गल्फ रियासतें वो सिर्फ और सिर्फ ना एक स्टेटमेंट ही दे रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये सब के सब ऑन बोर्ड हैं कि भाई ये एक दफा हमास का कला कमाई ही हो। फ्रैंकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, और वो खुद ये काम अपने हाथ से करना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि इजराइल ही नए काम करते हैं, ठीक है ना। वो होता ये है ना कि मतलब एक दफा जब कोई माफिया आप बनाते हैं, चाहे ये जहादी माफिया हो चाहे किसी और तरह का माफिया हो, तो वो माफिया भी बेलगाम हो जाता है ना। तो माफिया बनाने वाला भी चाहता है कि यार ये अगर कोई बाहर वाला ही आके ना इसको अब साफ ही कर दे तो अच्छा है, हम अपने सर ये अपने ऊपर हम ये इल्जाम ना लें। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो भी यही चाह रहे हैं। इवन ईरान भी, अब ईरान ये कहे कि भाई आप जरा पीछे हट जाओ, तो ईरान से हमास वाले पूछेंगे भाईजान आप तो टेबल पे बैठे हुए उस वक्त, आप फ्रांस के साथ भी बातें कर रहे हो, सऊदियों के साथ भी बातें कर रहे हो, अमेरिकन के साथ भी बातें कर रहे हो, और इसका मतलब ये है कि आप इजराइल के साथ इनडायरेक्ट हो, आप डायरेक्ट नहीं भी हो तो इनडायरेक्ट हो। तो आपने तो हमें बना के छोड़ दिया, शोशा हम थे, तो हम तो शोशा अब अंदर जाने से रहे। तो फिर ईरान भी चाहेगा कि भाई फिर तू ही इससे निपट, मैं इस बीच में आता ही नहीं। तो ये इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। इसीलिए जो मैं फ्रैंकली कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें मतलब आजकल आपको पता है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं इजराइल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहां पे आईडीएफ इजरायली जो उनकी मिलिट्री है, इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन के साथ मैंने बराह रास्त बात की, और वो मतलब अल जजीरा के लोग भी थे, CNN के लोग भी थे, वो सब रैकेट में है। तो मैंने भी उनसे ये जानना चाहा और कि आप कब तक ये करेंगे। उन्होंने कहा विक्ट्री तक। तो फिर CNN की एक रिपोर्टर ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय विक्ट्री, मतलब उन्होंने कहा कि इनके खात्मे तक, यानी फलस्तीनियों के नहीं, हमास के खात्मे तक। जी जी बिल्कुल। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये देखिए ये ट्रक जॉर्डन से आ रहे हैं इमदाद लेके जो फलस्तीन जाना चाह रहे हैं, और हम पूरा रास्ता उनको दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इनको रोक कौन रहा है? हमास वाले। फिर मैंने अपने अमेरिकन रिसोर्सेज से, मीडिया के रिसोर्सेज से कंफर्म किया, और वाकई ये बात पता चली, आज मुझे कंफर्म हुई कि वो पूरे के पूरी जो सप्लाई है जो जॉर्डन से आ रही है, जिसको इजराइल फैसिलिटेट कर रहा है, दवाइयां हैं, सब कुछ है, वो इसलिए रोक रहे हैं हमास चाहते ही नहीं कि भाई किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल के बारे में हो और इनके बारे में हार्श कॉर्नर हो। वो तो चाहेंगे कि विक्टिमहुड का कार्ड जितना मैक्सिमम खेला जाए। बिल्कुल ऐसे ही, हमेशा से यही हो रहा है, यही होता है। तो मकसद ये है कि मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को, जो हमारा शो मेनली पाकिस्तानी और भारतीय बहन भाई देखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जज्बाती हम खामखा हो जाते हैं।
खासतौर पर जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये जाने बगैर, सोचे बगैर कि 1970 में जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जनरल जियाउल हक ने किया था फलस्तीनियों के खिलाफ, जी वो जी खुद हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट का की था। उसके बाद एक बार और फिर ईरानी, हमास, हिजबुल्लाह के लोग मक्का में जब घुसे थे, तो फिर माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी को ही ये मक्का को साफ कराने के लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ा था। तब भी हजारों लोग मरे थे और उसके बाद वाले ऑपरेशन में भी सैकड़ों लोग मरे थे। तो अगर हमने जज्बाती होना है, नहीं ताहिर साहब, ये जो आपने बात की ना जज्बाती होने की, कि हमें बिला, ये जज्बाती ऐसी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये बड़े टेक्निकल तरीके से जज्बाती करते हैं। करता कि आपको याद नहीं है जो अफगान जिहाद हमने किया, पूरी की पूरी जनरेशंस को जिहादी बनाया, ये कोई प्लानिंग के तहत, कोई ये नहीं है कि आप वैसे ही कह दें। ये जो माइंडसेट, ये जो बनाया जाता है जिहादी, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग होती है, पूरा एक सिस्टम है कि जी जो नौजवान है उनको जज्बाती कैसे करना है ताकि वो ऐसे मौके पर जाकर जो है वो लड़ जाएं। ये नहीं पता कि आप अपने नौजवानों को इस तरफ लगाकर आपने तबाह कर ली, अपनी जनरेशंस को का क्या हाल किया। चलिए ये तो हम छोड़ देते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इनका जो भी स्टैंड आएगा, हम जानते हैं कि वो जब वो देखेंगे उम्मा की तरफ, मुस्लिम उम्मा की तरफ, पहले तुर्की देखा जाएगा, फिर सऊदी अरब की तरफ देखा जाएगा, क्या उनकी तरफ से मौकिफ आ रहा है। अगर तो वो बड़े उसमें है तो ये भी उठ के खड़े हो जाएंगे, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जरा, तो ये भी कुछ ऐसी बातें कर देंगे, पता चलेगा कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताइएगा कि इस सूरत हाल में मुझे एक बहुत जो इंडिपेंडेंट स्टैंड नजर आया है इस मसले के ऊपर, वो इंडिया की तरफ से नजर आया है कि हालांकि इंडिया के जो अवाम हैं वो ये चाहते हैं कि इजराइल का साथ दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से एक ऐसा स्टैंड लिया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़े हिम्मत की बात है ये करना, कि आप कहें कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, ये एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, ये बड़ी एक हकीकत है, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने कभी भी अपने देरीना ताल्लुकात फलस्तीनी ग्रोहों के साथ नहीं छोड़े। अभी कुछ चंद साल पहले यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन पर पाकिस्तानी कुछ 100 तरह के हिंदुत्व के इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो फलस्तीन गए थे। ठीक है, जी वहां से फलस्तीनियों का एक बहुत ही हायर जो लेवल का अवार्ड है उनको पेश किया गया था। ठीक है, भारत के बहुत अच्छे मरासम हैं गल्फ स्टेट्स के साथ, तमाम अरब ममालिक के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं। एट द सेम टाइम भारत को ये कहने की भी जरूरत नहीं होती कि इजराइल हमारा दुश्मन है। भारत को ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती जी कि हमारे अरबों के साथ दुश्मनी है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, ऐसे ठीक है, भारत कहता है कि भाई हम हमास की, वो हमास का नाम शायद अभी नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके यहाँ बड़ी केयरफुल वर्डिंग है। ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी दुनिया में हमायत नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारत ये कहता है कि फलस्तीनियों को हक है। मजे की बात यह है कि इजराइल भी 2 स्टेट सोल्यूशन पे कोई बहुत इसके खिलाफ नहीं है। ये कभी इजराइल ने नहीं कहा कि वो, इजराइल ने कहा हुआ है कि आप बना लीजिए फलस्तीन की रियासत जैसे करनी है, लेकिन ये आपकी टेरिटरी ये है, झगड़ा सारा ये है। फलस्तीनी कहते हैं कि हमारी टेरिटरी ये नहीं, हमारी टेरिटरी वो है। वो वेस्ट बैंक जो है वो उसको भी शामिल करते हैं, उसके अलावा भी जो जहां पर और पैलेस्टीनियंस जाके बसे हैं उनको भी शामिल करते हैं। जी वो उनका नहीं, उनका एक और प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि जो आपकी बस्तियां, आपने यहूदी बस्तियां आबाद की हुई हैं उनको खत्म करें। ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये चला आ रहा है, जिसको सदर बुश के जमाने से आज तक अमेरिकन टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली उस पर तैयार नहीं है। बाकी वेस्ट बैंक को भी उन्होंने कहा है कि ठीक है, वेस्ट बैंक भी आप इसको अपने फलस्तीन में शामिल कीजिए, बीच में उनकी पट्टी है, मसला ये है। दूसरा, वेस्ट बैंक वाले भी कहते हैं कि जो इजराइल की बीच में पट्टी है हमें बहुत फायदा देती है, हम आपस में लड़ने मरने से बचे हुए हैं। अच्छा, तो भारत भी यही कह रहा है कि भाई आपका जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वही होना चाहिए, आप अलग हो जाएं। ये अलग बात है जो मैं और आप अभी पीछे कर रहे थे कि ये अलग होके भी बेचारे अपना कितना भला कर लेंगे। चलिए आपस में लड़ेंगे सर, बिल्कुल जिस तरह हमारी रिवायत है, मुसलमानों की रिवायत है। ठीक है, पाकिस्तान में देख लीजिए, तमाम माइनॉरिटीज खत्म हो गई, इसके बावजूद जो अब मुसलमानों के अपने फिरके हैं वो आपस में लड़ते हैं। हाँ, वो एक ही फिरके के अंदर, मैं आपको दावे से कहता हूँ, एक ही फिरके के अंदर लीडरशिप की वजह से लड़ाइयां होती हैं। वो एक ही फिरका दूसरे अपने एक ही फिरके के लोग दूसरे लीडर को काफिर कह देते हैं,
वो कहते हैं कि इसने तहज्जुद कम पढ़ी है तो मैंने ज्यादा पढ़ी है, मैं हूं अमीरुल मोमिनीन और ये नहीं है। तो ये जो है ना जंग, तो ये तो ना खत्म होने वाली है। ये तो पागलपन है जिसको आप जितना भी चेज करते रहे होता रहेगा। सोल्यूशन जो आप अभी पूछ रही हैं या इंडिपेंडेंट जो इसका थॉट है, ठीक है, अमेरिकन भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। इसराइल जो मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, उसमें भी मुझे एहसास हुआ कि देखिए 9 से 10 मिलियन की आबादी है इसराइल के, रफली उसमें 1.5 मिलियन तो खुद अरब इसराइली हैं। मजे की बात यह है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है ना जी। अच्छा, यानी वैसे 2 मिलियन है, लेकिन उसमें चूंकि क्रिश्चियंस अरब भी आते हैं, सिर्फ मुसलमान अरब जो फलस्तीन के शहरी हैं वो 1.5 मिलियन हैं। 1.5 लाख फलस्तीनी सऊदी अरब का शहरी नहीं है। 1.5 लाख फलस्तीनियों को ईरान ने शहरियत नहीं दी हुई है, इसराइल ने 1.5 मिलियन को दी हुई है शहरियत। ये इससे हमारी मुनाफिकत का अंदाजा होता है, ठीक है ना जी। देखिए मैंने जानना चाहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक जो पुलिस के चीफ थे वो बेचारे बता रहे थे कि उनको ये फिक्र थी कि अब हमारे इजराइल के समाज में आपस में जो राइट्स शुरू हो रही हैं, जो वो किसी सूरत भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि पुलिस का काम ये होता है कि अच्छी पुलिस कोई भी दुनिया की हो, हमारे कनाडा में वो नहीं बर्दाश्त करते कैनेडियन पुलिस कि यहाँ पे यहूदियों के खिलाफ कोई बात करे या इवन यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करे, वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको हेट क्राइम समझा जाता है कि अगर कोई यहाँ पे गोरा निकल के कहे कि ये जो है मुसलमान है, ये गलत लोग हैं, वो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। अगर मुसलमान को कहता है कि गोरा गलत है तो वो शायद अरेस्ट ना हो, उसका फिर छूट मिल जाती है कि चलिए ये बेचारे बाहर के आए हैं, इनको आप ये देखिए कि तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, सुपर पावर्स जो हैं, आप देखिए कि वहां पर हर जगह ये रूल है, तमाम ये वाले असूल उन्होंने अपनाए में। जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास ये हमसे उन्होंने लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमसे लिए हैं, उनके अपने असूल हैं, उन्होंने ही अपनाए हैं। खुदा ना खासा हमसे वो कुछ न ले, हम बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। हाँ, हमारे ये असूल बिल्कुल नहीं है और ना ये असूल कभी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं अब खुल के बात करूंगा, हमारी हिस्ट्री को उठा के आप देख लीजिए। नबी करीम पीस बी अपॉन हिम, वो बेचारे रहलत के बेड पे पड़े हुए थे और बाहर लड़ाइयाँ हो रही थी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब तरीके, जी बिल्कुल, ठीक है ना जी, वो और आप न खुलवाएं तो हमारी तो कोई रीत रवायत नहीं है, हमें तो सीखना है। अगर ताहिर साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना, मुझे उससे एक बात याद आई। आपने कहा कि उन्होंने, देखिए इतने मिलियन वहां पर मौजूद है, लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुझे याद है कि जब सीरिया का मामला हुआ था तो जो जर्मनी था, आखिर उसने ही अपने दरवाजे खोले थे। और उस वक्त कितनी तनकीद की गई थी कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो है और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उनको नहीं आने दे रहे, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक गैर मुस्लिम कंट्री आपके लोगों को पनाह दे रहा है, इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि आप पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हैं। जी, वो ना सिर्फ बेहतर हैं बल्कि यहाँ पर मैंने कनाडा में पिछले वीकेंड पे देखा, दुख की बात यह कि एक बेचारे मतलब बूढ़े यहूदी शख्स को जिस तरह लाठियों से मारा यहाँ पर प्रो इसराइल प्रोटेस्टर्स। अच्छा। वो वीडियो मौजूद है, पुलिस के पास गया, 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और पीछे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। तो शर्म से मेरा सर झुक रहा था कि भाई ये क्या, मतलब किस तरह की मेंटालिटी है जो अब यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आ चुकी है और छा चुकी है। ठीक है, तो देखिए सूरत हाल अब बड़ी ही गंभीर है। इस सारे पेचीदा मसले में मैं जो बात कर रहा था, बीच में मैंने इधर उधर की और बातें शुरू कर दी। तो इजरायली पुलिस के जो एक अहम ऑफिसर, ये बेचारे इस बात पे परेशान थे कि ये अब राइट्स को किस तरह रोकना है। जो अरब इजरायली हैं उनके खिलाफ भी हेट्रेड ना हो, जो यहूदी इजरायली हैं उनके खिलाफ भी हेट्रेड ना हो। उनकी तो ये चिंता, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था, आर्मी के उनके स्पोक्स पर्सन की, पुलिस के स्पोक्स पर्सन की, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इसराइल के स्पोक्स पर्सन की, मैं तीनों की बॉडी लैंग्वेज उस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ रहा था कि वो चाह रहे हैं कि यार ये हम किस मुसीबत में पड़ गए। ठीक है, वो इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास, देखिए कोई भी तनाज़ा हो ना, उसकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी होती है।
आपकी मेरी लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे, तो हम चाहेंगे कोई बाहर वाला आके ना कुछ आपको समझा के पीछे कर दे, कुछ मुझे समझा के पीछे कर दे, आपकी भी ईगो रह जाए, मेरी भी ईगो रह जाए। जी जी ठीक है ना जी? जी तो कुछ जी। कोलैटरल डैमेज आपका हो जाए, कुछ मेरा हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये जो तकरीबन 2 हफ्ते हो चले हैं इस पूरी तनाज़े की सूरत हाल को, ये जो नई जंग 2014 के बाद बनी है, अब ये ऑफ कोर्स नेचुरली इजरायली भी ढूंढ रहे हैं कि जी, कोई वो एग्जिट वापसी मिल का जाए। रास्ता कोई मिले। हाँ, मतलब ठीक। मैं वापसी नहीं कहूंगा, वो कहीं बस एग्जिट हो जाए अब। ठीक है, ये वो उनकी ख्वाहिश है कि हम हमास का मैक्सिमम नुकसान कर दें। लेकिन होता क्या है, ये है कि इस जंग के खेल में, मैं ये नहीं सिर्फ कहता कि जहादियों की जंग का ही मसला है, हर जंग में ये मसला होता है। जो जंग का कारोबार करने वाले लोग होते हैं, वो फिर कोई ना कोई ऐसा ऊपर से पैंतरा बदलते हैं कि वो एग्जिट स्ट्रेटजी मिलना मुश्किल हो जाती है। जैसा कि अभी ये हमास और इसराइल का ही चल रहा था, तो अब हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट फेंक दिए। हिजबुल्लाह के पास बहुत ज्यादा रॉकेट मौजूद है। हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक भी है एज कम्पेयर टू हमास। अगर वो, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है कि इसराइल को कोई मतलब कोट अनकोट तबाह कर सके, लेकिन वो जंग को बढ़ा देगा। अगर वो जंग बढ़ती है तो इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा, क्योंकि जंग। अच्छा, यहाँ पे जरा रुक जाइएगा। जी ये मैं पूछना चाहिए थी कि फर्ज कीजिए अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं, जी जो कि हो सकता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा वे मिल जाए, पैसेज मिल जाएगा कि दोनों जो हैं वो खत्म, क्योंकि ये जाहिर है कि इस वक्त जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि इजराइल जो कि एक बहुत लंबे अरसे आइसोलेशन में रहा के लोग उनसे जो है वो ममालिक नहीं कर रहे थे अपने रिलेशंस कायम, अब एक मौका ऐसा आया कि पूरी दुनिया ने जो है ये तस्लीम करना शुरू कर दिया। इस वक्त वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक कहा कि जिस तरह हिजबुल्लाह दरमियान में आया, तो क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बैटल से एक वॉर की तरफ जा सकता है? क्या कोई ऐसी सूरत हाल आप बनते हुए देख रहे हैं कि अगर ये ना रोका जा सका तो ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर तो दुनिया को ब्लॉक्स में डिवाइड होना ही पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस हद तक बात जाएगी, उसकी सूरत मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान बहुत खुल के मदद नहीं करेगा हिजबुल्लाह की भी, क्योंकि हिजबुल्लाह अगरचे उन्हीं का बगल बच्चा है, लेकिन ईरान चूंकि इस वक्त नेगोशिएशन की टेबल पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो उस टेबल को छोड़ सके, क्योंकि उस टेबल को छोड़ना उसके लिए इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब ये कई लोग कह रहे हैं जी कि चूंकि ईरान को चीन की तरफ से मदद आ रही है, चीन की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। वो 400 बिलियन डॉलर का 25 साल, आइंदा 25 साल किसने देखे अब आज के जमाने में? 25 साल, ठीक है ना? 400 बिलियन 25 साल मुआहदा है, जिसमें वो हर साल का कैलकुलेट करेंगे तो $16 बिलियन ही है ना। उसमें से चीन ने भी इन्हीं का वो जो है ना, इन्हीं के मुंह पे इन्हीं का थप्पड़ मारना, यानी इन्हीं का तेल लेके वो $16 बिलियन, ये तेल लेगा $32 बिलियन का, $32 बिलियन का, और कहेगा कि वो चूंकि आप पे तो दुनिया की सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ये तो हाफ प्राइस पे दे मुझे। ये $16 बिलियन वो उनके मुंह पे मार देगा, जेब से वो कुछ नहीं भी देना बेना। तो लेकिन ईरान के लिए सर इस सिचुएशन में कि जब जो हाल ईरान का, उसमें उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। ईरान फ्रैंकली ईरान समझता है कि भाई हम फंसे हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान भी समझ रहेगा भाई फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की जैसे ये ख्वाहिश है कि भाई अमेरिका वापस गोद ले ले तो जान छूटे, धीरे धीरे हम चाइना से इस तरह ना तल्लुक हो जिस तरह आपको बना हुआ है। क्योंकि चीन ने तो अभी रिसेंटली फिर $6 बिलियन का इनकार कर दिया आपके सामने। जी जी हाल, ठीक है। तो ईरान चूंकि हिजबुल्लाह का अगर साथ नहीं देता, तो फिर सवाल ये हिजबुल्लाह का कौन साथ देगा? तुर्की के भी आगे इलेक्शन आने वाले हैं। अर्दोगान साहब को वोट तो चाहिए मुस्लिम कार्ड के नाम पे, लेकिन वो बैन अल-अक़वामी मदद कितनी छोड़ेंगे? ठीक है, वो भी तो देखिए, कोई भी जंगे जो होती हैं वो तूल पकड़ती हैं, वही आप वाली बात के ब्लॉक हो। रशिया भी इस पोजीशन में नहीं है कि अच्छा, दूसरी और बात भी इंटरेस्टिंग है, इसराइल का कारोबार रशिया के साथ भी है, इसराइल का कारोबार चीन के साथ भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना जी, और ठीक ठाक है। चाइना को इसराइल से पैसे मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, चूंकि चाइना इसराइल उनसे सामान खरीदा, इसराइल ने कोई अमदाद के जरिए पैसे को देने नहीं होते, वो तो डायरेक्ट कैश डीलिंग होती है इसराइल की। ऐसे ही
ठीक है ना जी। तो दुनिया का सारा खेल तमाशा कारोबारों के इर्द-गिर्द चलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना? तो अब चीन ये सोचे, चीन सिर्फ अमेरिका के साथ आजकल उसकी जरा थोड़ी-सी सर्दमहरी है, तो वो 2-3 सर्द बातें कर देगा। लेकिन अमेरिका को शायद चीन को 1-2 सख्त बातें कर दे, इज़राइल के लिए नहीं करेगा वो। ओके। बड़ी ही ढकी छुपी जुबान बरतेंगे चीनी, क्योंकि चीनियों की इज़राइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और फ्रैंकली जी, जी, डायरेक्ट दुश्मनी नहीं तो उनकी उससे नहीं है। हाँ, सही है। चीनियों की कोई इस्लाम के साथ दोस्ती भी नहीं है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर दोस्ती होती नहीं, ना नहीं, तो मुसलमानों कोई का क्या वो हाल बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। हम चाइना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो मतलब अगर ये समझा जाए कि ब्लॉक में चाइना को इस्लाम के साथ आएगा, उसको कोई नहीं लेना देना इस्लाम के साथ। वो हाल जो है ना शिनक्यानिंग में आपके सामने 1 मिलियन मुसलमानों को पेंशन काम में रखा हुआ, उन्होंने कहा खुश रहो तुम तो वहां पे। अच्छा, रूस को भी मैं बहुत 8-9 साल वहां पे रहा हूं, उनको भी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इश्क नहीं है, उनके भी अपने मफादात हैं। लेकिन रशिया, ठीक है, रशिया की अपनी इकोनॉमी कोई ग्रेट नहीं है, ठीक है, चाइना की तो है लेकिन रशिया की इकोनॉमी ग्रेट नहीं है। रशिया का कारोबार भी इजराइल के साथ बड़ा मुनासिब है। तुर्की और इजराइल का इतना कारोबार रहा है कि मतलब उनकी ठीक ठाक तजारत रही है, ये अर्दोगान साहब के सख्त बयानात से पहले तक। तुर्की के बिजनेसमैन आज भी चाह रहे हैं कि हमारे इजराइल के साथ कारोबारी मुनासिब बहाल हों। मिस्र को इसराइल मदद दे रहा है, जॉर्डन के साथ उनका बड़ा रीजनेबल ताल्लुक है। मैं मानता हूं कि जॉर्डन के लिए मुमकिन नहीं है, जॉर्डन में मेरे ख्याल फलस्तीनियों की सबसे बड़ी तादाद है दुनिया में। अगर फलस्तीनी सबसे ज्यादा कहीं रहते हैं तो जॉर्डन में है। जॉर्डन में, हाँ, तो वो भी कोई मुमकिन नहीं। अच्छा, सवाल फिर यही कि फलस्तीनी भी तो एक नहीं है ना। जो अमीर फलस्तीनी हो चुके हैं, जिनके मफादात हैं, कारोबार, वो तो इसमें पढ़ते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई किस लपड़े में हम पड़ गए सारे के सारे खेल तमाशे में। तो वो सारे का सारा जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट का खेल है। ये जंग भी वेस्टेड इंटरेस्ट की है बदकिस्मती से। ये है दुख वाली बात, जिसकी वजह से आम मासूम लोग इसका निशाना बन रहे हैं। आपने बस ये आखिरी जो बात की ना, आपने उसको बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं ना अल्टीमेट रिजल्ट वो निकाल दिया। एक ये है कि ये जो जंग है ये किसके लिए है, क्या मफादात हैं इसमें दुनिया के, और दुनिया में ये जंग किस तरीके से देख रही है, सारा आपने बड़े अच्छे से जो है तज्जिया पेश कर दिया है। और क्योंकि आप वहां पर बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने कहा कि आप एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी शरीक हो रहे थे, मीटिंग कोई ऐसी हो रही है तो भी अटेंड करें, तो आपको जो बिल्कुल एक लेटेस्ट सिचुएशन होती है उसका इल्म होता है, और फिर ये फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको कहते हैं वो होता है। तो इस वक्त जो है, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये तमाम जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक बैटल इस वक्त लड़ी जा रही है वो एक जंग की सूरत इख्तियार करेगी, क्योंकि इस वक्त ये दुनिया किसी भी सूरत कोई भी जंग जो है वो उसकी मुताहमिल नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच ताहिर गोरा साहब, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत ही मजे की, बहुत दिलचस्प हमें जो वहाँ की बातें हैं, वाकयात हैं, जो कुछ आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जो है वो फेस करते हैं, वो सब कुछ हमें बताया, और आपकी जो नॉलेज है वो हम तक पहुंची। आइंदा भी जो आपसे किसी ना किसी मौजू पर गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, एंड शुक्रिया, खुदा हाफिज। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी।